मार्गदर्शक के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं निधि और हमेशा की तरह हमारा मार्गदर्शन करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है ममता अवस्थी जी। ममता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद निधि। दोस्तों, काफ़ी वक्त बाद एक फिर से हमारे सामने एक त्यौहार आया है, एक राष्ट्रीय त्यौहार जिसे हम नेशनल फेस्टिवल कहते हैं, और वो है रिपब्लिक डे, यानी कि हमारे संविधान को लेकर जो हम डे सेलिब्रेट करते हैं वो। तो वैसे तो मुझे लगता है कि सभी लोगों को इसके बारे में काफ़ी कुछ नॉलेज होगा ही कि हम 26 जनवरी क्यों सेलिब्रेट करते हैं। सभी ने अपनी पढ़ाई में ये सारी चीज़ें जानी है, लेकिन फिर भी जो हमारे यंग व्यूअर्स हैं जिन्हें ये नहीं पता है या जिन्हें थोड़ा बहुत भी कन्फ्यूज़न है, तो आज हम उनका ये कन्फ्यूज़न दूर करने वाले हैं और हमारा कन्फ्यूज़न दूर करेंगी ममता अवस्थी जी। ममता जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि रिपब्लिक डे जो है वो क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? निधि, पहले तो मैं सबको गणतंत्र दिवस की बधाई दे दूं। बिल्कुल, वो बहुत ज़रूरी है। रिपब्लिक डे को अगर हिंदी में हम कहें, क्योंकि हम अपने देश की बात करेंगे आज, तो वो गणतंत्र दिवस कहलाता है जी। गण और तंत्र, बिल्कुल, ये दो शब्दों का मेल होता है गणतंत्र। गण का मतलब होता है लोग जी, जन, जिसको कि संस्कृत में गण कहा गया है। तो कई सारे लोगों को, और तंत्र का मतलब होता है एक विधा, एक सिस्टम। जी। तो कई लोगों को एक सिस्टम में पिरोने वाला जो एक सिस्टम है या पिरोने वाली जो एक प्रथा है जी, वो इस दिवस पर हमारे देश में शुरू हुई थी, जिस वजह से हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। जी। तो जैसा कि नाम है, उस नाम का मतलब भी हमने जान लिया और सिस्टम के बारे में भी हमने जान लिया, लेकिन फिर भी एक कंफ्यूजन जो है वो एक्चुअली मैंने अपने एक फ्रेंड से सुना था, जो उसे भी कंफ्यूजन था कि एक नेशनल फेस्टिवल होता है 15 अगस्त, एक होता है 26 जनवरी। तो गणतंत्र दिवस जो है वो 26 जनवरी को क्यों मनाया जाता है? स्वतंत्र तो हम 15 अगस्त को ही हो गए थे, तो ये जो टाइम डिफरेंस है ये क्यों आया है बीच में? हाँ निधि, बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है तुम्हारा। ये बहुत लोगों को समझ में नहीं आती बात कि जब हम 15 अगस्त को आज़ाद हो ही चुके थे 1957 में, तो 1950 हाँ 47 में, तो हम फिर 1950 तक रुके ही क्यों? हाँ, ये काफी, मतलब ये गैप 15 काफी अगस्त लंबा है। 1947 से लेके हम रुके हुए हैं 3 साल तक सिर्फ एक सेलिब्रेशन के लिए, सिस्टम के लिए। पर ये हमारे देश की जो है ये विडंबना कहनी चाहिए है। 400 साल तक हम परतंत्र रहे हैं, कभी किसी ने हम पे शासन किया, कभी किसी और ने किया। वो बात अलग है कि हमें जो फाइनल स्वतंत्रता मिली सभी शासनों से, वो 15 अगस्त 1947 को मिल गई थी जी। लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा सा हमें अपने देश की हिस्ट्री को जानना ज़रूरी है निधि। हुआ ये था कि जब हम आज़ाद हुए थे तब हम ऑर्गेनाइज नहीं थे जी। तब हम बिखरे हुए थे। हम इतने सालों से, 150 साल से तो हमारे ऊपर ब्रिटिशर्स ही राज कर रहे थे, तो हमें बिल्कुल कोई दिशा ही नहीं मिल रही थी कि हम अपने आप को कैसे रेगुलेट करें। लोग स्वतंत्र हो गए हैं, बस इसी खुशी में थे कि हम स्वतंत्र हो गए, पर उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि इस स्वतंत्रता का मतलब क्या है। और फैक्ट में आपको बताऊं, अगर हिस्ट्री में हम जाते हैं तो 4 नवंबर 1947 को ही हमारे संविधान का पहला ड्राफ्ट बन चुका था, पेश हो चुका था। अगस्त टू नवंबर में ही बन गया था। अगस्त टू नवंबर में, क्योंकि तभी हमारे लीडर्स को ये रियलाइज हो गया था कि हम स्वतंत्र तो हो गए हैं, पर हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हम इस स्वतंत्रता का क्या करें, देश को लेके चलें कैसे। क्योंकि देखिए, उसके पहले के जो समय था उसमें ब्रिटिशर्स थे, उसके पहले मुगल थे, उसके पहले राजा थे। तो कभी भी आम प्रजा या आम आदमी या आम नागरिक को ये एहसास ही नहीं हुआ कि उसकी जिम्मेदारियां क्या हैं, क्योंकि उसे तो ये आदत पड़ी हुई है कि एक रूल है जिसे उसको फॉलो करना है, यानी जैसा कहा गया वैसे करते आए, खुद के कुछ डिसीजंस की इम्पोर्टेंस इम्पोर्टेंस उसको कभी रियलाइज ही नहीं हुई थी। जब 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली, तो हमारे नेताओं का सबसे पहला फोकस यही था कि हमारी जनता को समझ में आए कि इस स्वतंत्रता का मतलब क्या है। अब अगर आप को मैं बताऊं तो 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी। जी। ये पूर्ण स्वराज दिवस क्या है ये जानना भी बहुत ज़रूरी है हमारे नए जो व्यूअर्स हैं या जो बच्चे हैं छोटे। असल में 26 जनवरी 1930 को जो है लाहौर में एक कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें कि हमारी जो नेशनल कांग्रेस कमेटी के लीडर्स थे, उन लीडर्स ने सबने मिलकर
ये डिसाइड किया कि आज हम अपने देश की स्थिति को एनालाइज करें। जी। तो उन्होंने ये चीज़ ब्रिटिश गवर्नमेंट को क्लियर की कि जब भी हम अपने लोगों को देखते हैं, अपने लोगों को ऑर्गेनाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम पाते हैं कि हमारे लोगों को अपने हक के बारे में कोई जानकारी नहीं है। जी। वो काम ज़्यादा कर रहे हैं, मेहनत ज़्यादा कर रहे हैं, उसका उनको कोई फल नहीं मिल रहा जितना उनको मिलना चाहिए। और निधि, आप मानेंगी उस समय में जब जो 1930 की मैं बात करूं, तो प्रति व्यक्ति आय हमारे देश की व्यक्ति की थी 7 पैसा। आप 7 सोचिए, पैसा यानी 1 रुपए से इतना कम। 1 रुपए से भी इतना कम। 7 पैसा कुछ भी नहीं होता है, मतलब 2 आना भी नहीं था। जी। तो ऐसी स्थिति में भी उन लोगों को टैक्स भरने पड़ते थे। उनको लैंड का टैक्स था, उनको नमक के लिए टैक्स देना पड़ता था, उनके एग्रीकल्चरल जो डिमांड्स थे वो पूरे नहीं होते थे। मतलब मेरा ये कहना है कि अगर बारिश नहीं हुई, क्यों उन्हें कोई फैसिलिटी तो मिलती ही नहीं थी। जी। हम तो खुद ही दूसरे के हाथ में गुलाम थे, वो पूरी तरह नेचर डिपेंडेंट। पूरी तरह। मतलब गलत बात जो थी वो ये थी कि जमीन हमारी, लोग हमारे, मेहनत हमारी, लेकिन हम किसी और के द्वारा गवर्न हो रहे हैं। हमारे मेहनत का फायदा ब्रिटिश गवर्नमेंट ले रही थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमें कोई फायदा नहीं दिया। अगर बारिश नहीं आ रही है तो वो हमारी प्रॉब्लम है, उसमें सरकार हमें, हमारे लोगों को सहयोग नहीं करती थी। अक्सर एग्रीकल्चरल लैंड जो था, जो खेती की ज़मीन है, वो 4 महीने 5 महीने तो खाली पड़ी रहती थी, क्योंकि कोई सुविधा ही नहीं है, उसमें करे क्या इंसान। तो किसान हमारा जो है वो बहुत ही गरीब हो चुका था। जो हमारे क्राफ्टमैन थे, क्राफ्टमैन मतलब जो तकनीकी जानकार थे, जैसे बुनकर हैं, जैसे सुतार हैं, इस टाइप की जो हमारी खासियत थी हमारे देश की, कारपेट बनाने वाले हैं, ये सारी चीज़ें तो एक्सपोर्ट होती चली जा रही थी हमारे देश। और एक्सपोर्ट में वो जिस दाम पे खरीद रहे थे हमसे, वो दाम कहीं मेहनत से मैच नहीं कर रहा था। इसके साथ ही जब हम इंपोर्ट करने की बात करें, तो इंपोर्ट हमेशा ब्रिटिश सरकार अपने हिसाब से इंपोर्ट करवाती थी। तो जो ब्रिटिश लेबल वाले या यूके में बनी हुई चीज़ें थी, वो हम इंपोर्ट कर रहे थे। तो देश की करेंसी तो सारी बाहर चली जा रही थी। जी। करेंसी हमारी मैनिपुलेट हो चुकी थी। हमें पता ही नहीं कि हमारे रुपए की वैल्यू क्या है। ये रुपए की वैल्यू का कोई एहसास ही नहीं था किसी को भी। तो इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स आ रही थी, इन प्रॉब्लम्स से लोग वाकिफ ही नहीं थे, नेता वाकिफ थे। जी। कुछ लोग जो एजुकेट हो चुके थे, उन्हें ये एहसास होने लगा था कि हम गलत हाथों में पड़े हुए। जी। लेकिन हमें ये एहसास नहीं हो रहा था कि हमारे हक क्या है। देखिए, इंडस्ट्री सारी की सारी लॉसेस में चल रही थी। कोई रिफॉर्म्स जो होते थे सरकारी, जो हम पढ़ते हैं, ये रिफॉर्म हुआ, वो रिफॉर्म हुआ, वो रिफॉर्म्स नॉमिनल थे। मतलब वो रिफॉर्म्स ऐसे होते थे कि हम लोगों को कोई हक नहीं मिलता था। जी। हमें ना कोई पॉलिटिकल हक मिलता था, ना हमें कोई फ़ायदा मिलता था। हमें बस बता दिया जाता था कि हमारे लिए ये सोचा गया है, और हम खुश हो जाते थे बिना ये एहसास करे कि इनके सोचने से हमारा भला क्या होना है। जी। जबकि मेहनत इतनी कर रहे थे, हमें पता था कि हमें अपनी मेहनत के बराबर जो है चीज़ें नहीं मिल रही है, फिर भी एक तरह से वो चीज़ चली जा रही थी। वो एक लैक ऑफ लिटरेसी, लैक ऑफ एजुकेशन, लैक ऑफ एक्सपोजर, हमारे लोगों को पता ही नहीं था कि इन चीज़ों का मतलब क्या होता है। इसके बाद हम न तो पॉलिटिकली स्ट्रांग थे, न कल्चरली स्ट्रांग थे, मॉरली दबाए हुए थे। और इतने सालों की गुलामी के बाद कहीं ना कहीं भारतीय लोग यही सोचने लग गए थे कि हम तो ऐसे ही हैं, गुड फॉर नथिंग टाइप के, मतलब हमसे कोई काम नहीं होना। जो है वो दिमाग में बैठ गई थी कि हम यही हैं, हम यही हैं, हम कुछ भी भला नहीं कर सकते, हम अपने आप को रेगुलेट नहीं कर सकते, अगर हमारे ऊपर चीज़ें छोड़ दी गई तो हम ऑर्गेनाइज नहीं हो सकते। ये इतनी पुअर, इतनी बेकार कंडीशन उस समय मानसिकता हो चुकी थी भारतीयों की कि बहुत ही मुश्किल था इस स्थिति से बाहर निकलना। देखिए, आज हम बैठ के बहुत आराम से एनालाइज करते हैं कि हमारे उस समय के नेता क्या सही किए और क्या गलत किए। हम बड़े आराम से आज ये बात कह लेते हैं कि महात्मा गांधी ने ये गलती की, नेहरू जी ने ये गलती की, सुभाष चंद्र बोस ने ये गलती की। पर आज हमारे लिए आसान है,
अगर हम उस समय की स्थितियों को देखें, अगर हम उस समय की स्थितियों को एनालाइज करें, आप बताइए इतने सारे लोगों को में अवेयरनेस जगाना क्या आसान बात थी? मतलब जब जब भारतीय ऑलरेडी ये मान चुके हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, तो 26 जनवरी 1930 वो दिन था जिस दिन हमारी नेशनल कांग्रेस कमेटी के लीडर्स ने ब्रिटिश सरकार को एक लिखित नोटिस दिया था कि आज से हम लोग बिना किसी हिंसा के अहिंसा पे चलकर और हम टैक्सेस भरना बंद कर रहे हैं। टैक्स भरना बंद करना मतलब नॉन कोऑपरेशन था जी। असहयोग का की शुरुआत 26 जनवरी 1930 से हुई थी। तो ये जब लिखित नोटिस ब्रिटिशर्स को दिया गया, इस वजह से इस दिन को पूर्ण स्वराज का दिन घोषित किया गया। जी। आपको मैं बताऊं निधि, अगर हिस्ट्री आप पढ़ेंगे आपको आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि 1930 को दिया हुआ नोटिस 1935 में जाकर एक्शन में लिया गया। 1935 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कुछ भारतीय नेताओं के साथ मिलकर कुछ एक रूल्स बनाए, जनरल रूल्स बनाए, जिसमें कि उन्होंने भारतीय लोगों को कुछ हक देना शुरू किया, देने का सोचा। और ये जो रूल्स बनाए ये एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत लिखे गए हैं, लिखे गए थे उस समय। जी। जब हम 1947 में आज़ाद हुए तब हमारे पास कोई लिखित नॉर्म्स नहीं थे। हमारे नेता आज़ादी पाने में लगे हुए थे, उसके बाद की स्थिति को सोचने का उनके पास समय नहीं था। तो जो 1935 में रूल्स बने थे, जिन रूल्स को में ब्रिटिशर्स ने अपना पूरा जोर लगाया था आखिरी तक, उन रूल्स को ही हम फॉलो करते आ रहे थे 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 तक। हम क्योंकि तब तक हम सोच नहीं पाए थे, तो जो हमने 4 नवंबर 1947 को जमा किया था ड्राफ्ट, वो ड्राफ्ट बाद में कमेटी बनती गई, लोग उसमें जुड़ते गए और उसमें क्या क्या सुधार होने चाहिए ये सब सोचने के बाद फाइनलाइज हुआ था 26 जनवरी 1950 को। जी। तो ये रेलेवेंस है 26 जनवरी का। जी। तो ये जो कंफ्यूजन रहा है हमेशा कि 15 अगस्त 1947 के बाद से 26 जनवरी 1950 तक हम कर क्या रहे थे, इतना टाइम आखिर क्यों लग गया संविधान को बनाने में, तो ये पूरी कहानी हमें बताई है ममता अवस्थी जी ने। आई एम श्योर कि काफी सारे लोगों को ये नहीं पता होगा और अब जाके उनका कंफ्यूजन दूर हुआ होगा। मतलब मैं अगर आपको बताऊं, ये तो हमने शॉर्ट में एक चीज डिस्कस की है, पर अगर उस जमाने में उस स्थिति को आप इमेजिन भी करिए तो ये समय कोई बहुत ज्यादा नहीं था, क्योंकि जनसंख्या देखिए, विविधता देखिए, भारत में जो कल्चरल विविधता है, संस्कृति सबकी अलग है, भाषा सबकी अलग है, सबको जोड़ के रखना, सबकी मानसिकता अलग है, सबकी परिस्थितियां अलग थी। इतनी सारी चीजें सारी चीजों को बदलने में कुछ तो समय लगता ही लगता है। इसी वजह से ये जो इतना जो ड्यूरेशन लगा वो इस वजह से लगा। और फिर भी अगर उस टाइम के हालातों पर नजर हम डालें तो फिर भी लगता है कि काफी कम समय में हम इस चीज से बाहर आ गए। हमारे नेताओं ने सच पूछिए तो बहुत अच्छा काम बड़ी दूरदृष्टि से किया, और इसीलिए इस दिवस को पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्थापना दिवस कहा जाता है। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि आज के सिनेरियो में अगर हम एक रूल भी बदलने की कोशिश करते हैं तो हम खुद देख रहे हैं कि कितनी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो इतना पूरा संविधान बनाने में तो वाकई काफी मुश्किलें आई होगी। महीनों तक देखिए, एक सुधार भी, अगर एक चेंज भी करना है तो महीनों तक उस पे आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। जी सही। उस समय तो इतनी विविधताओं में कितनी जल्दी ये डिसीजन लिया गया है। तो वो सारे लोग जिन्हें इतना कंफ्यूजन था इस टाइमिंग को लेकर, आई एम श्योर वो दूर हो गया होगा। लेकिन अब जो नेक्स्ट लेटर हमें मिला है वो एक बच्चे का कंफ्यूजन है, जिन्होंने अपनी मम्मी के थ्रू हमें लेटर भेजा है, और काफ़ी स्वीट सी प्रॉब्लम है ये। सार्थक है, इन्होंने अपनी मम्मी के थ्रू हमें लेटर भेजा है। सार्थक 6th क्लास के स्टूडेंट हैं। इन्होंने हमें बताया कि जल्दी 26 जनवरी आने वाली है और उनके स्कूल में रिपब्लिक डे का सेलिब्रेशन है, जिसमें ये भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं और पूरी तैयारियां भी चल रही हैं। अब चूंकि इन्हें रिपब्लिक डे को लेकर कन्फ्यूज़न था तो इन्होंने अपनी टीचर से पूछा, और टीचर ने इन्हें बताया कि इस दिन कॉन्स्टिट्यूशन बना था, और कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है इस बारे में उनकी टीचर का कहना था कि जिस तरह आपकी स्कूल डायरी में रूल्स मेंशन किए गए हैं और पूरे स्कूल के सभी स्टूडेंट्स को उन रूल्स को फॉलो करना होता है, इसी तरह पूरे देश की भी एक रूल बुक है जिसे कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं और जिसे सभी देश के नागरिकों को फॉलो करना होता है। अब सार्थक का कन्फ्यूज़न ये है कि स्कूल डायरी में तो छोटी सी होती है स्कूल डायरी,
काफ़ी कम रूल्स होते हैं, सभी स्टूडेंट्स के पास अवेलेबल होती है, तो काफ़ी आसान है रूल्स फॉलो करना। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन तो किसी के पास भी नहीं है और हमारे इंडिया में इतने सारे लोग हैं, तो ऐसे में ये रूल्स कैसे फॉलो होंगे? बहुत नन्हा सा दिमाग बहुत ज़्यादा परेशान है सार्थक का, बिल्कुल। और बहुत ही जेन्युइन प्रॉब्लम है। देखिए, ये अगर ये इतना दूर तक सोच रहे हैं तो मुझे कोई शक नहीं है कि आगे चल के बहुत सफल नेता बनेंगे हमारे, क्योंकि इनकी सोच बहुत पॉजिटिव है। जी। देखिए, सार्थक को हम ये बताएंगे कि किसी भी सोसाइटी को, किसी भी समाज को अगर ऑर्गेनाइज करना है, किसी रास्ते पे लाना है, तो कुछ तो नियम चाहिए ना। तो वैसे ही देश के साथ भी है। देश हमारा या कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हमारा पूरा देश एक समाज है। जी। उसमें हम संस्कृतियों को अलग अलग नहीं सोचते हैं। हमारा पूरा देश एक समाज है। हर भारतीय उस समाज का एक सामाजिक प्राणी है। जी। तो अब सार्थक को ये समझना पड़ेगा कि मान लीजिए आज एक सरकार है, उसने अपने हिसाब से रूल किया और उनका ड्यूरेशन खत्म हो गया। मान लीजिए जब अगली बार इलेक्शन हुआ तो सरकार बदल गई, नए लोग आ गए। तो अब अगर कोई रूल नहीं होगा तो हर व्यक्ति जो रूल करने के लिए नया आ रहा है वो तो अपने हिसाब से देश चला देगा। तो ऐसे करते करते तो देश बिखर ही जाएगा, और हो सकता है लोग अपने फायदे के लिए अपने पसंद की चीजें करें, जो कि बहुत ही नेचुरल है। जिसके हाथ में पावर आती है वो यही सोचना शुरू हो जाता है कि अब तो सब कुछ अपनी नहीं करना मर्जी से है, वो नहीं चलेगा। करना है। तो ऐसी स्थिति कभी ना आए, इस लिए एक रूल बुक बनाई जाती है। जी। और वो रूल बुक जो है वो कोई सी भी सरकार आ जाए उस सरकार के लिए आसान नहीं है उस रूल बुक को डिफॉलो करना। वो रूल बुक एक अनसेट रूल बुक है जो सभी देशों में उनकी परिस्थितियों के हिसाब से होती है। जी। तो चाहे सरकार बदले, चाहे नेता बदले, चाहे लोग बदले, लेकिन वो जो कुछ रूल्स हैं जो उस समाज के लोगों के अधिकार हैं, उन अधिकारों की सुरक्षा जिन नियमों के तहत होती है, वो सारे नियम जिस बुक में लिखे गए हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन है। जी। तो संविधान की ज़रूरत इसीलिए पड़ती है। किसी भी विधा को चलाने के लिए संविधान की ज़रूरत है। संविधान होने से आपके जो राइट्स हैं वो रिजर्व्ड है। देखिए, सार्थक जिस एज के हैं हम उनको समझा सकते हैं कि उनके राइट्स उनको पता होते हैं। देखिए, राइट्स तो आजकल सबको, ड्यूटीज नहीं पता होती हैं, वो अलग बात है। संविधान वो रूल बुक है, वो किताब है जिसमें कि हमें अपनी नागरिकता का एहसास होता है। हम एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, भारतीय नागरिक होने के तहत हमारे कौन से राइट्स हैं जिसको कि कोई भी आ जाए और हमसे छीन नहीं सकता। जी। तो ये चीज़ें कहीं लिखी नहीं है, आपको लगता है ऐसा, लेकिन ये लिखी हुई है क्योंकि आप भारतीय नागरिक हैं, इसलिए आपको ये अधिकार बाय डिफ़ॉल्ट मिले हुए हैं। जी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बता दूं, आप किसी फॉरेन कंट्री में गए, आपके ऊपर कोई केस हुआ, आप उसमें डिफ़ॉल्टर नहीं हैं या हैं, लेकिन तब आप कैसे वहाँ पे प्रूव करेंगे अपने आप को, क्योंकि आपको कोई सपोर्ट नहीं है। तो अगर आप भारतीय नागरिक हैं तो भारत देश पूरा आपके साथ है, क्योंकि आपके कुछ अधिकार भारतीय नागरिकता के तहत आपके हैं। तो ये फर्क होता है नागरिक होने और ना होने के बीच में। जी। तो आपको तब एहसास बहुत ज्यादा होता है कि आप किस देश के हैं जब आप अपने देश से बाहर होते हैं। जी। तो आपको सारे नियम भी पता होते हैं, तब आपको रूल्स और राइट्स भी पता होते हैं, तब आप बिहेव भी वैसे ही करते हैं, क्योंकि आपकी पहचान आपकी नागरिकता से है। जी। तो संविधान हमें अपनी नागरिकता देता है, और संविधान ना हो तो हमें अपने फंडामेंटल राइट्स का भी एहसास नहीं होगा। देखिए, कुछ एज अ इंडियन सिटीजन तो हम इनको बता दें, जैसे इन्होंने हमें पत्र लिख के पूछा, हर देश में ये भी स्वतंत्रता नहीं है। क्वेश्चन करने की स्वतंत्रता भारत में है, हर देश में नहीं है। आपको एक्सप्रेशन की स्वतंत्रता भारत में है, आपको जीने की स्वतंत्रता भारत में है, आप जहाँ चाहे वहाँ जा सकते हैं। ये सारी जो स्वतंत्रताएं हैं ये हमारे संविधान ने हमको दी हैं। आप ये मत सोचिए कि आप को ये बाय डिफॉल्ट मिली है, ऐसा नहीं है। पहले ये चीजें नहीं थी, हमें अपने इंडिपेंडेंस के बाद ये चीजें मिली हैं। मिली हैं।
ये बहुत ज़रूरी है आपको रियलाइज़ करना। जी, तो अगर इस तरह की खासियत इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है, यानी भारतीय संविधान ने अगर हमें ये हक दिया है कि हम अपने विचार रख सकते हैं, खुलकर जी सकते हैं, अपने हिसाब से अपनी लाइफस्टाइल डिसाइड कर सकते हैं, तो आई एम श्योर कि और भी कई सारी खूबियां रही होंगी। तो चलिए उसी बारे में बात करते हैं कि एक बहुत इंडियन बड़ी खूबी है कि आप वोट कर सकते हैं। जी एक बिल्कुल। सर्टेन एज के बाद आपको अधिकार है कि आप सरकार अपनी चुन सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें जो हमारा संविधान हमें दिया हुआ है, जो उस रूल बुक के तहत हमको मिली हुई है। जी, तो और ऐसी क्या क्या खासियत है अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो? एक दो खूबी तो आपने गिना ही दी, और भी कुछ खासियत है इनमें? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की तो बहुत सारी खासियतें निधि, अगर हम शुरू हो जाएं तो मेरे ख्याल से साल 1.5 साल तक हम सारे एपिसोड्स में यही डिस्कस करते रह जाएंगे। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये दुनिया का सबसे लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। लिखित में इतना लंबा किसी भी दूसरे देश का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। तो हमारा संविधान पूरी दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। सबसे पहले तो हमें इसी बात पे गर्व होना चाहिए। बिल्कुल सही। क्योंकि सबसे लंबा होने का रीज़न है इसका कि जैसा हम डिस्कस कर रहे थे, उस समय क्योंकि कोई दिशा नहीं मिल रही थी, क्योंकि ब्रिटिशर्स के प्रभाव से हटके सोचना बड़ा मुश्किल था। इस वजह से हमने कई सारे देशों के संविधानों को जोड़ के अपना संविधान बनाया। हमारे नेताओं ने काफ़ी मेहनत की है इसमें, और डॉक्टर B.R. आम्बेडकर जो कि एक लॉयर थे बाय प्रोफेशन, जो कि हमारे संविधान के पिता हैं, फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहलाते हैं, इनका बहुत बड़ा रोल था इस रूल बुक को बनाने में। इन्होंने कंपाइल किया था, इन्होंने कई देशों के संविधानों को पढ़ा, उसमें क्या सही है क्या गलत है, उसमें से कौन सी चीज़ें हमारे देश हमारे नागरिकों के ऊपर सही बैठती हैं, हमारी सिचुएशन के हिसाब से क्या चीज़ें एडजस्टेबल हमारी ज़रूरतें क्या हैं, हमारा फ्यूचर क्या होना चाहिए, ये सारी चीज़ों में को ध्यान में रखकर लिखा गया था। इसमें 448 आर्टिकल्स हैं और हर आर्टिकल में एक नई बात कही गई। कितनी बड़ी बात है, आप सोचिए। बिल्कुल सही। और उसके साथ ये भी है कि आप समय के साथ, स्थितियों के हिसाब से, समय के हिसाब से, कई लोगों के राय के हिसाब से उन्होंने चेंजेस की पॉसिबिलिटी से भी नकारा नहीं है। जी। मतलब उन्होंने कहा कि अगर आज हम एक पॉलिसी लागू कर रहे हैं तो वो आज की स्थिति के हिसाब से सही है। बिल्कुल। लेकिन यही पॉलिसी आज से 10 साल बाद, 20 साल बाद ज़रूरी नहीं है कि हम इसको फॉलो करें। जी, तो देखा जाए तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बहुत सारी खासियत है जिन पर हमें गर्व होना चाहिए। एक कंफ्यूजन अब जो है मेरे दिमाग में आया है, वो ये कि जो 26 जनवरी जो सेलिब्रेट किया जाता है, वो दिल्ली में जैसे 15 अगस्त होता है वैसे ही 26 जनवरी भी सेलिब्रेट होता है, लेकिन 15 अगस्त के दिन प्राइम मिनिस्टर जो है वो सेलिब्रेट करते हैं, स्पीच देते हैं, लेकिन 26 जनवरी के दिन यही चीज़ प्रेसिडेंट के हाथ में होती है। तो ये प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट का डिफरेंस क्यों है? हाँ, प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री हैं और प्रेसिडेंट राजा हैं। जी। तो हमें यही बात समझनी है। देखिए, 15 अगस्त 1947 के बाद प्रधानमंत्री घोषित हो गए थे जी, लेकिन 26 जनवरी 1950 के बाद पहला राष्ट्रपति घोषित हुआ था। ओके। तो ये डिफरेंस था। जब हमने अपना राजा खुद चुनने की शक्ति पाली, हमने अपने राजा को खुद नॉमिनेट किया, है ना, इलेक्ट किया, तब हम सच मायने में आज़ाद हुए। जी। तो पूर्ण स्वराज हमें तभी मिला है। राजा हमारा जो होता है वो प्रेसिडेंट है। प्रेसिडेंट हमारा फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया है। प्रेसिडेंट हर देश का फर्स्ट सिटीजन होता है। तो ये डिफरेंस है प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट। जी, और वैसे अगर प्रेसिडेंट की बात की जा सकती है तो हमारी इंडियन हिस्ट्री के हिसाब से, अपने इतिहास के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो काफ़ी बड़े बड़े लोग जो है वो राष्ट्रपति बने हैं, और उनके किए गए काम भी इतने सराहनीय रहे हैं कि हमें, मतलब हमारे इतिहास को जो है वो एक उस हाई लेवल तक लेके जाते हैं। तो अपने प्रेसिडेंट जो रहे हैं, हम उनके बारे में भी जानना आज हम बिल्कुल उनके बारे में डिस्कस करें तो बहुत अच्छी बात है, बहुत रेलेवेंट टाइम है। जी। देखिए, हमारे पहले प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो 1950 से 1962 तक जो प्रेसिडेंट रहे, दो टर्म्स तक ये रहे। बहुत ही लर्नेड, बहुत ही डिसेंट और बहुत ही दूरदृष्टि वाले हमारे ये प्रेसिडेंट थे। इसके बाद डॉक्टर राधाकृष्णन आए, जिन्होंने 62 से 67 तक इन्होंने रूल किया। फिर डॉक्टर जाकिर हुसैन आए, जो 2 साल ही रह पाए, उनकी डेथ हो गई थी बीच में।
तो वो 67 से 69 तक रहे। फिर डॉक्टर गिरी आए, डॉक्टर वी गिरी के नाम से ये फेमस थे, वराहगिरी वेंकटा गिरी, ये 69 से बने थे। फिर बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए, कुछ चीज़ों पे ये डिसएग्री हुए थे, तो उस समय जो एक्टिंग वाइस प्रेसिडेंट थे वो हिदायतुल्लाह जी थे जी। वो बने फिर प्रेसिडेंट थोड़ी दिनों के लिए, और बाद में वापस मतलब वो एक्टिंग प्रेसिडेंट थे, वो उन्होंने चेयर नहीं संभाली पर उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने अपने ऊपर ली। उसके बाद फिर डॉक्टर गिरी ने फिर से टेक ओवर कर लिया था। फिर बने डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद जो 74 में थे। 74 के बाद डॉक्टर बासप्पा दानप्पा जेट्टी बने जो कि 74 से 77 तक रहे जी। फिर डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी रहे जो 77 से 82 तक रहे। फिर ज्ञानी जैल सिंह बने थे जो 82 से 87 तक थे। इनका टर्म काफ़ी टर्मोइड वाला था, जिस समय की इमरजेंसी वगैरह लागू करने की नौबत तक आई थी, ये वो ड्यूरेशन था। इसके बाद आर वेंकटरमन जी बने जो 87 से 92 तक थे। शंकर दयाल शर्मा जी बने 92 से 97 तक, ये हमारे मध्य प्रदेश के थे, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, हमें गर्व है उन पे। फिर 97 से 2002 तक में डॉक्टर के.वी. नारायणन बने। उसके बाद डॉक्टर ए.पी.जे. अब्दुल कलाम आए जो कि 2002 से 2007 तक थे। फिर डॉक्टर प्रतिभा पाटिल आई जो 2007 से 2012 तक थी, और अभी रिसेंटली डॉक्टर प्रणब मुखर्जी ने 2012 के बाद संभाला है प्रेसिडेंटशिप। तो ये सभी नाम जो हमने सुने हैं, कहीं ना कहीं अपने इंडियन हिस्ट्री में हमने इनके नाम सुने हैं, पढ़े हैं, इनके बारे में जाना भी है हमने। तो देखा जाए तो 26 जनवरी का दिन वाकई इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। निधि, बहुत इम्पोर्टेंट ये बात है देखना कि जो प्रेसिडेंट बनता है वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएटेड हो ऐसा ज़रूरी नहीं है जी। उसका सोशल नॉर्म बहुत ज़्यादा होना चाहिए। तो राजा जो है वो राजा है, वो पूरी प्रजा के लिए है जी। तो उनके हाथ में पूरी आर्मी है, उनके हाथ में सुरक्षा है, सुरक्षा के नियम है, सुरक्षा की बागडोर है। तो इसीलिए आप देखिए प्रेसिडेंट ऑफिस से आर्मी कंट्रोल होता है, और 26 जनवरी का जो भी सेलिब्रेशन होता है उसमें आर्मी का बहुत बड़ा रोल होता है जी। और सारा जो प्रेजेंटेशन है वो भी प्रेसिडेंट करते हैं। तो कहीं ना कहीं और स्टेट में जो रोल प्रेसिडेंट का है गवर्नमेंट में, सेंट्रल गवर्नमेंट में या सेंट्रल में, वही रोल है गवर्नर का स्टेट में। तो स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए भी गवर्नर्स जो हैं वो फ्लैग होइस्टिंग वगैरह करते हैं। कुल मिला के ये पूरा प्रोसेस जो है ये हमें वापस पूर्ण स्वराज की याद दिलाता है। बिल्कुल सही। तो 26 जनवरी की सबको बधाइयाँ हमारी तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये था आज का मार्गदर्शन, जहां हमने बात की अपने कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर और ये जाना कि भारतीय इतिहास जो है कितना गौरवशाली रहा है। एक बार फिर से हमारे सभी दर्शकों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। कोई भी फीडबैक या क्वेरी आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमारा ईमेल आईडी है margdarshak.city@gmail.com। अपनी बातें हमसे जरूर शेयर कीजिए। अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।